नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। आज जो अपना टॉपिक है वो हमें फाइनल का पेपर है डिप्लोमेसी, उससे लिया गया है। वो है राजनय राष्ट्रीय शक्ति के हथियार या साधन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। डिप्लोमेसी एज ए वेपन एंड टूल ऑफ नेशनल पावर। राजनय क्या है, उसका विकास, उसके लक्ष्य हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि राजनय या डिप्लोमेसी किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के हथियार के रूप में कार्य करता है। देखिए, राजनय राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को गतिशीलता एवं एकरूपता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हितों की प्रगति के लिए शक्ति के जो विभिन्न तत्व हैं उन्हें राजनय के माध्यम से ही वास्तविक रूप में प्रभावी बनाया जा सकता है। राजनय राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विदेश नीति को चाहे जितनी अच्छी तरह योजनाबद्ध किया जाए, उसकी सफलता अंततः गोत्वा उत्तम और कुशल राजनय पर ही निर्भर करती है। एक सही और सुनियोजित, विवेकपूर्ण और सक्रिय कूटनीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में जितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, उतना अन्य कोई साधन नहीं दे सकता। हंस जे मार्गेंथाउ के अनुसार उत्तम श्रेणी की कूटनीति विदेश नीति के लक्ष्य तथा साधन का राष्ट्रीय शक्ति के साधनों से सामंजस्य स्थापित कर देगी। वह राष्ट्रीय शक्ति के गुप्त स्रोतों की खोज कर लेगी और उन्हें पूर्ण स्थायी रूप से राजनीतिक यथार्थ में परिणत कर देगी। राष्ट्रीय प्रयत्नों को दिशा प्रदान कर वह अन्य तत्वों जैसे औद्योगिक संभावनाएं, सैनिक तैयारी, राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय मनोबल का प्रभाव भी बढ़ा देगी। तो इस प्रकार उत्तम और कुशल राजनय से राष्ट्रीय शक्ति में निरंतर अभिवृद्धि होती है। अर्थात अगर राजनय उत्तम है, कुशल है, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि होती है। और राजनय की असफलता किसी भी राष्ट्र की असफलता या असफल विदेश नीति का कारण भी बन सकता है। राजनयिक संबंधों की स्थापना और मान्यता द्वारा राष्ट्रीय हितों में किस प्रकार अभिवृद्धि होती है वो हम यहाँ कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे कि जब कोई भी नया राज्य स्वतंत्रता प्राप्त करके अस्तित्व में आता है तो अन्य देशों की सरकारें सामान्यतः उसे मान्यता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार जब कोई नई सरकार वैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया के से सत्तारूढ़ होती है अथवा जब राज्य में उसका निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित होता है तो अन्य सरकारें सामान्यतः उसे अपनी मान्यता प्रदान करती हैं। इस प्रकार की मान्यता देने के कूटनीतिक या राजनीतिक कदम के पीछे राज्य के अपने हित होते हैं। अर्थात जो भी राज्य या सरकार दूसरे राज्य या सरकार को मान्यता प्रदान करेगी, उसके अपने कुछ हित होंगे जिनको वो मान्यता देने वाले राज्य से प्राप्त करना चाहती है या अपने हित उससे साधना चाहती है। देखिए, मान्यता देने वाली सरकार समझती है कि अमुक राज्य या अमुक सरकार को मान्यता देने अथवा दूसरे राज्यों सरकारों से राजनयिक संबंधों की स्थापना करने से उसके हितों का संवर्धन होगा, अर्थात हितों में वृद्धि होगी। आज के विश्व में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और कल्याण आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य राज्यों के साथ उसके संबंध कहाँ तक संतोषजनक होते हैं। राजनयिक संबंधों के माध्यम से एक सरकार अन्य राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकती है। वह अपने लिए एक सम्मानजनक वातावरण का निर्माण कर सकती है और अपनी नीतियों के लिए दूसरे राज्यों का क्रियात्मक समर्थन प्राप्त भी कर सकती है। इसी प्रकार राजनीतिक संबंधों की स्थापना द्वारा लाभकारी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। साथ ही जो नागरिक विदेशों की यात्रा करते हैं और वहां अपने व्यापार का विस्तार करते हैं, उनके हितों की सुरक्षा भी होती है। इसी प्रकार कभी कभी सरकारें अपनी मान्यता सशर्त भी देती हैं, अर्थात मान्यता प्रदान करने के बदले में किसी समर्थन की मांग करती हैं या कोई परिवर्तन चाहती हैं। जब कभी ऐसा होता है तो प्राय दूसरी सरकारें जिनकी नीतियों से अमुक समर्थन या परिवर्तन टकराता है, अपनी आपत्ति प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि फ्रांस ने 1778 में संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता दी, जिसका एक उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन को कमज़ोर बनाना। इसी मान्यता के साथ एक संधि की गई जिसका अर्थ था युद्ध में सहभागिता। प्रथम महायुद्ध काल में मित्र राष्ट्रों ने चेकोस्लोवाकिया के नए राज्य की सरकार को उस समय ही मान्यता दे दी जबकि उसका राज्य के किसी भी क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण था ही नहीं। स्पेन के गृह युद्ध के प्रारंभ में
ही इटली और जर्मनी दोनों ने फ्रांको के क्रांतिकारी गुट को मान्यता देते हुए अनेक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांको गुट की विजय सुनिश्चित हो जाए। क्यों? क्योंकि जिन देशों को समर्थन दिया, जिन सरकारों को समर्थन दिया, कहीं ना कहीं समर्थन देने वाले देशों या समर्थन देने वाली सरकारों को उसमें लाभ दिखाई दे रहा था, अपना राष्ट्रीय हित उसमें नज़र आ रहा था। इसकी एक बात और है कि कभी कभी सरकार मान्यता रोक भी देती है, विशेषकर तब जबकि वह किसी परिवर्तन का विरोध करती है या कोई परिवर्तन न चाहकर यथास्थिति की समर्थक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह रवैया रहा है कि उसने प्राय क्रांतिकारी सरकारों को मान्यता देने में संकोच प्रदर्शित किया है या लंबे समय तक उन्हें मान्यता नहीं दी है। बहुत से लैटिन अमेरिकी राज्यों को अमेरिका ने तत्काल मान्यता देने से इनकार कर दिया क्योंकि सत्ता परिवर्तन असंवैधानिक तरीकों से हुआ था। पर इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका संवैधानिक परिवर्तन का हिमायती था, बल्कि इसका मतलब यह है कि अमेरिका पिछली सरकार का पतन नहीं चाहता था, अर्थात नई क्रांतिकारी सत्तारूढ़ सरकार को वो नहीं देखना चाहता था। या साम्यवादी चीन के लिए अमेरिका मान्यता वर्षों तक अधर में लटकी रही। सन 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी गई, जबकि 1 अक्टूबर 1949 को ही विश्व मानचित्र पर चीन अस्तित्व में आया था। जनवरी 1992 को भारत ने इजराइल को मान्यता दी। अर्थात ये ऐसे उदाहरण हैं जहां हमें बिल्कुल स्पष्ट ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी देश, कोई भी सरकार अगर दूसरे देश या नए देश के उदय होने पर उस देश को या किसी सरकार को मान्यता अगर प्रदान करता है तो संबंधित राष्ट्र के राष्ट्रीय हित या राजनीतिक हित से जुड़े होते हैं और इसी आधार पर वो संबंध कायम करता है। अच्छा, इसमें अब आता है कि राष्ट्रीय शक्ति के हथियार और साधन के रूप में राजनय पर मार्गेनथाउ के क्या विचार हैं। ये तो एक कॉमन बात हो गई है ना। मार्गेनथाउ इस बारे में क्या कहता है? देखिए, राजनय को राष्ट्रीय शक्ति से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। राजनय राष्ट्रीय शक्ति का एक अत्यंत प्रभावशाली हथियार और साधन है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा का विशेष उत्तरदायित्व राजनयिज्ञों पर है। सफल राजनयिज्ञ वही है जो राष्ट्रीय स्वार्थों को परार्थपरक या उसके अविरोध के रूप में देखे। किसी भी देश की विदेश नीति निर्माण का प्रेरक तत्व राष्ट्रीय हित ही हुआ करता है। अर्थात मार्गेनथाउ के अनुसार अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है तो वो राष्ट्रीय हित है, और उस राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए या राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए एक अच्छे और कुशल राजनय का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी राजनय का मूलभूत एवं सर्वोच्च उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उनकी अभिवृद्धि करना है। मार्गेनथाउ ने तो राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में योग देने वाले सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व ही राजनय को माना है। मार्गेनथाउ ने राजनय को राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क और राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क माना है, और राष्ट्रीय मनोबल या हौसले को उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। यदि राजनय का दृष्टिकोण दूषित है, इसके निर्णय गलत हैं, तो अंततः एक राष्ट्र के लिए यह कम योगदान दे पाएंगे। अर्थात राजनय जो है वो राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है और राष्ट्रीय मनोबल उसकी आत्मा। अगर किसी राष्ट्र का राजनय या मनोबल दूषित होगा या कमज़ोर होगा तो वो राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि में योगदान उतना नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे जितना कि उन्हें देना चाहिए। राजनय में पिछड़ जाने के पर एक देश अंततः गोत्वा अपने अन्य तत्वों के लाभों को भी खो बैठता है और अपने अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहता है या बहुत दुर्बल सिद्ध होता है। मार्गेनथाउ का स्पष्ट मत है कि अंत में ऐसे राष्ट्र को उस राष्ट्र के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा जिसकी कूटनीति अपने अन्य राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का संपूर्ण प्रयोग करती है और इस तरह अन्य क्षेत्रों की कमी की पूर्ति अपनी स्वयं की श्रेष्ठता से करने में सफल हो जाती है। मार्गेनथाउ ने अपने विवरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत के उदाहरणों को प्रचुर मात्रा में गिनाते हुए यह बताया है कि राजनय किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का अत्यंत शक्तिशाली तत्व है। देखिए, 2 महायुद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस राष्ट्र का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जो शक्तिशाली होने के बावजूद विश्व मामलों में हल्की फुल्की भूमिका अदा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति इतनी शिथिल रही कि वह अपनी राष्ट्रीय शक्ति के पूर्ण प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका।
अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति का असर निराशाजनक प्रतीत हुआ, क्योंकि अमेरिकी कूटनीति इस तरह संचालित हुई मानो अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के लाभ उसके प्राकृतिक साधनों, उसकी औद्योगिक संभावनाओं, जनसंख्या, गुण आदि तत्वों का अस्तित्व ही ना हो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो 1890 से 1914 ईस्वी के मध्य का फ्रांस एक ऐसे राष्ट्र का उदाहरण है जो अन्य पक्षों में बुरी तरह पिछड़ गया, लेकिन केवल शानदार राजनय या डिप्लोमेसी के बल पर अधिक शक्ति के उच्च शिखर तक पहुंच गया। सन 1870 में जर्मनी के हाथों बुरी तरह पराजित होने के बाद भी फ्रांस एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति रह गया और बिस्मार्क की जादुई कूटनीति ने उसे यूरोप के राष्ट्रों से अलग कर बराबर द्वितीय श्रेणी की शक्ति बने रहने दिया। अर्थात ये दो उदाहरण हमें स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार एक सशक्त और कुशल राजनयिक शक्ति किसी देश को शक्तिशाली बना सकती है विश्व में और किसी देश को कमज़ोर साबित कर सकती है विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। मार्गेनथाउ का मत है कि राष्ट्रों को अपने राजनय पर उन विभिन्न तत्वों के उत्प्रेरक के रूप में अविलंबित रहना चाहिए जो कि राष्ट्र की शक्ति के अंग होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जिस प्रकार भी ये विभिन्न तत्व कूटनीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर हावी कराए जाते हैं, वहीं उस क्षेत्र में राष्ट्रीय शक्ति का रूप होता है। राष्ट्रीय शक्ति के शक्तिशाली साधन के रूप में राजनय को प्रतिष्ठित करते हुए लिखा है। मार्गेनथाउ लिखते हैं कि अनेक लोगों को राजनय का कार्य नैतिक दृष्टि से चाहे कितना भी अनाकर्षक लगे या प्रतीत हो, राजनय उन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों में शक्ति के लिए संघर्ष का लक्षण है जो आपस में सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनय राष्ट्रीय शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन या उपकरण है और मार्गेनथाउ ने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि स्थान दिया है और उस राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए राजनय को सर्वोपरि स्थान दिया है। इसी संदर्भ में आगे राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में राजनीति की सफलता के क्या नियम हैं, तो मार्गेनथाउ ने इसके 9 नियम बताए हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की सफलता में राजनय को किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए, राजनय का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।